Good evening and welcome back to One TV News with me, Isma. Teams from the Greater Hyderabad Municipal Corporation and the Waqf Board demolished illegal encroachments near Inmol Hotel in Eid Bazaar using bulldozers. This action was a part of a broader drive against encroachments in the city, aiming to improve cleanliness and urban management. Locals have welcomed this move and authorities have indicated that similar actions will continue to eliminate encroachments across the city. मेरी मर्जी ले रहा हूँ, मेरी मर्जी ले रहा हूँ। तुम खरीदे मेरे मुँह को, कुछ भी बोलती हो, चिल्ला क्यों? मेरे मुँह पे तुम्हारा पकड़ा नहीं है। चलो भाई बिचारो जी, बिचारो भाई, सबके लिए एक ही है, कानून एक के लिए अलग, एक के लिए अलग। अंदर था ना, कोई मतलब ही नहीं है, थ्रो इट आउट। बोले भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिए। हाँ सर, चले जा रहे हो, बात नहीं कर रहे सर। तो सुन रहे थे मुसलमानों के काम करो, खबरस्तान में कब्जा करेगा। नहीं बोल पा रहे, हम बोल रहे हैं ना, कोई भी टाइम तो खत्म हो गया। In the Bihar Assembly on November 27th, opposition members staged a strong protest against the Waqf Amendment Bill 2024. The protest caused the proceeding of the Assembly to be adjourned. The opposition demanded that Chief Minister Nitish Kumar break his silence and clarify his stance on the bill. RJD leader and former Deputy CM Tejashwi Yadav called the bill unconstitutional, vowing to oppose it at every level, including Parliament, the Assembly and on the streets. आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे उज्ज्वल मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना। और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों के समक्ष कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें कर, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे,
पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ, आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है? जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था। और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से SC, ST, OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने बनाया था। कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए। आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में बीपी सिंह जी को गाली खाना पड़ा, यह जानना चाहिए इतिहास। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे। या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। अब कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए ना, अब तो बैरियर टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है। अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना। जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया AWS में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की ये है। और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है मुख्यमंत्री। Following allegations against Adani in an American court, Congress leader Rahul Gandhi has once again called for the arrest of billionaire businessman Gautam Adani. Speaking to the media in Parliament, Gandhi questioned whether Adani would admit to the charges in the US court, adding that the allegations against him should not be dismissed. Gandhi also reiterated his criticism of Adani, claiming a close relationship between Adani and Prime Minister Modi, accusing both of being involved in corruption. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said.
hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak, and the government is protecting him. Bihar's Purnia MP Pappu Yadav, who has been receiving threats from the Lawrence Bishnoi gang, demanded increased security, citing a danger to his life. In response, he was gifted a bulletproof Land Cruiser worth 2 crore, which is capable of withstanding rocket launchers, bombs and AK-47 fire. The vehicle was brought in by his friend Prakash from abroad. Yadav expressed that while the government was not concerned about his safety, his friends and the people of Bihar were ensuring his protection. है कि क्या किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया मेरे लिए, अकल ला करके दे दिया। अब उसने दिया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही दिया होगा। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया, 15 दिनों के अंदर मंगाया, दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी सुरक्षित है, हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं सुरक्षित, हाँ, गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। अब सरकार को सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं, तो हमें तो परहेज लेना पड़ेगा, हमको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। सरकार की गहरी चिंता नहीं है। ये मान के चले सरकार की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों को फिक्र है। आप हाँ, मेरे दोस्तों को नहीं फिक्र है, पूरे बिहार और देश को फिक्र है, पूरे घर को फिक्र है। सरकार Delhi Chief Minister Atishi has accused the central government of conspiring to reduce voter support for the Aam Aadmi Party. Speaking to the media, Atishi claimed that SDM officers have been instructed to remove the names of voters supporting AAP from electoral rolls. She called this a serious attempt by the central government to manipulate the upcoming Delhi Assembly elections unfairly. की जरूरत नहीं है। इस 12 साल के सफर से आम आदमी के लिए किए गए काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई और उसने सोचा कि हम अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम तो कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और एक झूठे मुकदमे में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला। मैं सलाम करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, उनके परिवारों को, हमारे विधायकों को, पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कि जितना जुल्म आम आदमी पार्टी पे हुआ है, शायद इस देश के इतिहास में किसी पार्टी पे नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, दबी नहीं, जुटी रही एक साथ और संघर्ष में लगी रही। और अब मौका आ गया है, फरवरी में दिल्ली में फिर से चुनाव है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस तानाशाही सरकार को दिखाना है कि तुम हम पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमें दबाने की कोशिश करो, हमें तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। और फिर से फरवरी के चुनाव में हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। In a significant development, Israel's security cabinet has approved a ceasefire agreement with Hezbollah, the Iran-backed militant group. Under the deal, Israeli troops will withdraw from southern Lebanon and Lebanese forces will be deployed in the area. Hezbollah will end its armed presence south of the Litani River near the border. The agreement, expected to be announced by US President Joe Biden and French President Emmanuel Macron, signals a potential end to the ongoing conflict in Lebanon. Hours later, at 2 a.m. in the morning, Hezbollah and other terrorist organizations backed by Iran attacked Israel in support of Hamas. Let's be clear, Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. Over the past year,
including in the days immediately following October the 7th, I directed the U.S. military to flow assets and capabilities into the region, including aircraft carriers, fighter squadrons, and sophisticated air defense battery to defend Israel and deter our common enemy at critical moments. Since the war with Hezbollah began, over 70,000 Israelis have been forced to live as refugees in their own country, helplessly watching their homes, their businesses, their communities as they're bombarded and destroyed. And over 300,000 Lebanese people have also been forced to live as refugees in their own country. In a war imposed on them by Hezbollah. All told, this has been the deadliest conflict between Israel and Hezbollah in decades. How many of Hezbollah's senior leaders are dead, including its longtime leader, Nasrallah? And Israel has destroyed Hezbollah's terrorist infrastructure in southern Lebanon as well, including miles of sophisticated tunnels, which were prepared for an October 7 style terrorist attack in northern Israel. But lasting security for the people of Israel and Lebanon cannot be achieved only on the battlefield. And that's why I directed my team to work with the governments of Israel and Lebanon to forge a ceasefire, to bring the conflict between Israel and Hezbollah to a close. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities and begin to rebuild their homes, their schools, their farms, their businesses, and their very lives. We're determined this conflict will not be just another cycle of violence. And so the United States, with the full support of France and our other allies, has pledged to work with Israel and Lebanon to ensure that these... Hamas has expressed readiness for the ceasefire agreement in Gaza, reiterating its commitment to a serious deal, including a prisoner exchange. A senior Hamas official praised the ceasefire between Israel and Hezbollah and stated that Hamas has informed mediators from Egypt, Qatar and Turkey of its willingness to cease hostilities. However, Hamas accused Israel of obstructing the peace process, complicating the potential ceasefire deal. Boho Cafe in Dubai has gained attention for offering a luxurious cup of gold karak tea priced at Rs 1 lakh. The tea is topped with 24-carat gold leaf and gold dust served in pure silver cutlery, which customers can take home. Alongside the tea, patrons enjoy a gold-dusted croissant. The extravagant beverage has sparked a debate on social media, with some admiring the creativity and luxury, while others criticize the excessive price and concept. Despite the backlash, the cafe's tea has gone viral, attracting curiosity from visitors eager to experience the luxury. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.